हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं किस तरह से एंशिएंट के एट द लास्ट चैप्टर पे आज आप सभी को क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को करवाए हैं, जितने भी टॉपिक्स आप सभी को बताए हैं, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं आप सभी के समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ देखा ये जाता है किस प्रकार चीज़ें बहुत अच्छे से हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही कर करके एक टॉपिक पे काफ़ी अच्छा एक कमांड हासिल कर लिया था। और अब आप जब भी उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें किस प्रकार काफ़ी अच्छी चल रही हैं। इसी को देखते हुए आज का जो हमारा आखिरी चैप्टर है 6th क्लास की एनसीईआरटी का, जो कि है चैप्टर 12, इसके बारे में बातें करेंगे। इस पे जितने भी क्वेश्चंस उठ करके आए हैं हम उन सारी चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे और बस मेरे साथ बने रहिएगा। चीज़ें का कितनी अच्छी से चल रही हैं और इन फ्यूचर कितने अच्छे से चलेंगी आप सभी को इन सारी चीज़ों का पता ही है। और ओवरऑल मैं आप सभी से यही कहूँगा, जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। बुक्स वगैरह को लेकर के किसी के भी मन में अब कोई भी सवाल नहीं आ जाना चाहिए। बुक्स को लेकर के सर क्या फॉलो करें, सर हम कंफ्यूज हो गए हैं, किसको फॉलो करें, ओल्ड को एनसीईआरटी को, न्यू एनसीईआरटी को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ें अब आपके माइंड से बुक्स को लेकर के सारी दिक्कतें अब दूर हो गई होंगी। किस किताब को सिर्फ फॉलो करना है, किसके नोट्स पढ़ने हैं, किस ऐप को फॉलो करना है, किस पे टेस्ट सीरीज़ लगाना है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र उपाय है आपका OTP ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। ये जो दोनों ऐप है आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाइए और जल्दी से डाउनलोड करिए। इस ऐप में आप मेरे एंशिएंट की वीडियोस देख पाइएगा और उसी के बाद ही जो हमारा OTP का प्लेटफॉर्म है इसमें लगातार नए नए क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं, लगातार जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के तैयारी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जब तक आप चीज़ों का नॉलेज आप सभी को हो गया लेकिन इन एट लास्ट आपने क्वेश्चंस ही नहीं करा तो फिर यही सारी चीज़ें आप लोगों का किसी काम का नहीं रह जाएगा। और इसीलिए ज़रूरी है क्वेश्चन करते जाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते जाना है और बस पेपर क्लियर करते जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। जो भी मेरे वीडियोस होते हैं ये बाइलिंगुअल ही होते हैं। इसमें मैं हिंदी को, इंग्लिश को अलग अलग कर करके आप सभी को नहीं बताता हूँ कि चीज़ें देखा ये जा रहा है आज के डेट में कि किस हिसाब से लोग भाषा को एक डिवीज़न मान करके चल रहे हैं सोसाइटी में। किस तरह से लोग मान रहे हैं कि हिंदी मीडियम से कम रिजल्ट आते हैं, इंग्लिश से ज़्यादा आ रहे हैं। इवन कुछ स्टूडेंट्स ने तो हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसफ़र कर लिया है। ये सारी चीज़ों का एकमात्र सॉल्यूशन मैं आप सभी को दूंगा। मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर विश्वास रखिएगा क्योंकि मेहनत ही है कल होकर आपको सफलता दिलाएगी। इवन अगर मान करके चलिए आपने इंग्लिश मीडियम से सारी चीज़ों को कर तो लिया लेकिन आप जब सर्विस में जाते हैं और सारी चीज़ें को फिर से लगती हैं कि हिंदी ही अगर हम पढ़े होते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, तो उस वक्त पे आपको यही लगेगा कि काश मैंने हिंदी में ही चीज़ों को किया होता। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से आप अगर हिंदी ही करते आ रहे हैं और इस मौके पे चेंज मत करिए, अपने जो डायरेक्शन है उसको बदलिए मत, एक नेगेटिव जो अप्रोच है उसके तरफ जाइए मत, पॉजिटिव में चीज़ों को मेरे साथ बने रहिए, ओजांग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और चीज़ें किस हिसाब से हम आगे ले करके जाते हैं इस पर बस नज़र डालते रहिए। इसी के साथ ही देखा गया है कि अध्याय 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो जो क्वेश्चंस की बातें करूं तो अब ज़रा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और इवन मैंने कमेंट्स भी देखे थे, लोग ये कह रहे थे कि सर आप साथ साथ ही सॉल्व करते जाइए क्योंकि काफ़ी लोगों ने एनसीईआरटी किया भी नहीं है। तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं किया है उसका एकमात्र सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा और आप सभी उसको बस एक बार अप्लाई करके देखिए चीज़ें किस हिसाब से आगे जाती हैं। वो आप सभी के सामने बेस्ट उपाय आप सभी को मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर दे करके जाऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है ये MCQ के फॉर्म में है और ज़रा ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए कथनों को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। तो पहला क्वेश्चन ये है, द आयरन पिलर इज सिचुएटेड एट जूनागढ़, मेहरगढ़, ऐहोल या अहमदाबाद। तो लौह स्तंभ डैश पर स्थित है, जूनागढ़, महरौली, ऐहोल या फिर अहमदाबाद। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे साथ साथ करते रहिएगा और जहाँ पे भी कोई डाउट होगा कमेंट करते जाइएगा, मैं उसको इन फ्यूचर वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। द हाइट ऑफ आयरन पिलर इज डैश, लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, 8.2, 9.2 या 10.2। तो जो इसका आंसर उठ करके आता है ये सिर्फ और सिर्फ 7.2 यानी ऑप्शन ए ही सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूप इज नोन एज, इसका मतलब स्तूप के केंद्र या हृदय में रखा गया छोटा डब्बा डैश के रूप में जाना जाता है। तो रेलिक का, कैसेट, सेक्रेट बॉक्स, ट्रंक या फिर नन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर आप सभी के सामने उठ करके आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रेलिक कैसेट ही आएगा, और हिंदी में देखा जाए तो अवशेष कैसेट ही इसका आंसर है। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट डैश, यानी कि पुराणों में डैश के बारे में कहानियां हैं, राजा और रानी के बारे में, बुद्धा के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में या फिर देवी देवता के बारे में। ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो सिर्फ डी हो जाएगा, यानी कि देवी और देवता के बारे में ही जो पुराणों में कहा गया है। इसके बाद देखा गया है कि संस्कृत रामायण इज रिटन बाय, संस्कृत रामायण की रचना डैश द्वारा की गई है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा या वाल्मीकि होगा, व्यास होगा, तुलसीदास होगा या विष्णु शर्मा होगा। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि ही हो जाएगा। ज़रा इन सारी चीज़ों में एक बार गौर फरमाइएगा, किस हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे करके आप सभी के समझ में आ रही हैं। इसके बाद ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स पे जो क्वेश्चन उठ करके आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इंग्लिश में कोई भेदभाव आज के बाद मेरे से मत पूछिएगा कि सर हिंदी ले, इंग्लिश ले, कौन सी मीडियम ले कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पेपर क्लियर होने का नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो समाज है उसमें जो दिक्कतें हैं, उसमें जो इश्यूज़ चल रहे हैं प्रेजेंट के टाइम में या फिर फ्यूचर के टाइम में जो भी दिक्कतें आएंगी वो किस प्रकार हम सही कर पाएंगे, हमारा ये मकसद होना चाहिए। ये कोई मैटर आपका भाषा के तौर पे हम नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी लैंग्वेज से अगर कोई इंसान अगर पेपर दे करके क्लियर करता है तो वो इस एबल ज़रूर होगा कि वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लेकर के जाएगा। तो पहला हम देखते हैं, द डैश एट एहोल वॉज बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स अगो। डैश एहोल में लगभग 1400 साल पहले बनवाया गया था। तो उसका जो आंसर होगा वो दुर्गा टेम्पल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। इसी के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा कंटेन्स बॉडीली रिमेन्स ऑफ डैश एंड हिज फॉलोअर्स, यानी स्तूप के केंद्र में रखे गए छोटे छोटे बक्से में उनके और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके शरीर का अवशेष है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धा हो जाएगा। ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों। इसी के साथ देखा गया था, अभी जस्ट मैंने बातें करी थी तीसरे नंबर एमसीक्यू में कि चीज़ें स्तूप के हर्ट में रखने की बातें की गई थी। तो अब स्तूप के हर्ट को लेकर के अगर कोई भी सवाल उठ करके आता है तो आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन ही करवाने के बाद ही सारी चीज़ों का नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डैश वर रिसाइटेड इन द टेम्पल्स बाय द प्रीस्ट एंड द पीपल कम टू लिसन टू देम। इसका मतलब डैश पुजारियों द्वारा मंदिरों में पाठ किया जाता था और लोग उन्हें सुनने आते थे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वेद हो जाएगा, क्योंकि वेदों का जो पाठ हुआ करता था लोग उसे सुनने दूर दूर से आते थे और सुन करके काफ़ी अच्छी सीख ले करके जाते थे। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोथ डैश एंड डैश आर द सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड बाय द व्यास। इसका मतलब दोनों डैश और डैश व्यास द्वारा रचित माना गया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुराण। और आप सभी को पता ही है कि वेद व्यास ने क्या लिखा था। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आराम से समझ आ रही होंगी। जो हाँ ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स, यानी ग्रहणों के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की थी, किसने करी थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्यभट्ट ने करी थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आर्यभट्टा ही हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर होगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे अब देखिए ट्रू फॉल्स के तौर पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बताना है स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला जो आप सभी के सामने उठ करके आ रहा है वो है द मोस्ट टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड हैज़ अ
हॉल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मंडपा। इसका मतलब इस काल के अधिकांश मंदिरों में एक हॉल जैसी संरचना थी जिसके मंडप के नाम से जाना जाता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होता है। इसी के बाद महाबलीपुरम एंड अहोल आर नोन फॉर द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल। महाबलीपुरम और ऐहोल बेहतरीन पत्थरों के मंदिर के लिए जाना जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ट्रू ही हो जाएगा। तीसरे पे बढ़ते हैं। मर्चेंट्स एंड फार्मर्स यूजुअली डिसाइडेड टू बिल्ड स्तूप्स एंड द टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी व्यापारियों और किसानों ने आमतौर पे इस अवधि के दौरान स्तूप और मंदिरों बनाने का फैसला किया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ज़रा गौर फरमाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द तमिल एपिक द शिलापदिकम वॉज कंपोज बाय अ पोइट नेम इलैंगो। यानी तमिल महाकाव्य शिलापदिकम की रचना इलैंगो नामक कवि ने की थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ट्रू ही हो जाएगा। मेघदूत इज़ अ फेमस पोएम कंपोज्ड बाय तुलसीदास। मेघदूत तुलसी के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें किस हिसाब से बढ़ रही हैं। क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं बिना किसी दिक्कतों के, हम टॉपिक को आगे पढ़ते जा रहे हैं। और अब ज़रा यही सोचिए कि क्वेश्चंस अगर आप सभी से हो रहे हैं और मेरे रहते आप लोग ये सारी चीज़ों को पॉसिबल कर पा रहे हैं, तो जब मैं कोर्स लेकर के आऊँगा, जब सारी चीज़ों को लेकर के आऊँगा, तो किस हिसाब से मेरा सारा चीज़ आप सभी के सामने आएगा, किस हिसाब से तक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के समझ आएंगी। तो ज़रा इन सारी चीज़ों पर गौर फरमा करके अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिलाएं और शूद्र पुराणों की कहानियां सुन सकते थे। यानी वुमेन्स एंड द शूद्र कुड हियर द स्टोरीज ऑफ पुराण। इसका कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में डिवीज़न इस चीज़ को देख करके नहीं लिया गया था। तो जिस वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो ट्रू ही हो जाएगा। सातवीं की ओर बढ़ते हैं। तो इट वॉज रावण हु अबडक्टेड राम्स वाइफ सीता। रावण ने ही राम की पत्नी सीता का हरण किया था। और इस क्वेश्चन का आंसर आज हर एक बच्चे को पता होगा जिन्होंने लॉकडाउन में दूरदर्शन चैनल पर हमारे रामायण महाभारत को ख़त्म किया था। लॉकडाउन का पीरियड था, सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया था हमारे कल्चर को डेवलप कराने के लिए, हमारी जो जातियाँ हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और इवन आज भी अगर देखा गया था कि इस चीज़ से पहले लोगों को ये नहीं पता था कि राम ने मारा, रावण ने मारा, बट ये इन सारी चीज़ों का सरकार को काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल जाता है कि पूरे उस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने रामायण को दूरदर्शन चैनल पे दिखाया। और सारी चीज़ों का जो नॉलेज है ये ज़रूरी भी था। तो इसी वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो ट्रू ही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जातक और पंचतंत्र पक्षियों और जानवरों द्वारा बताई गई कहानियों का एक संग्रह है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर बातें करूं मैं पंचतंत्र की कहानियों की, तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं। ये सिर्फ पक्षी और पंछियों पे या फिर जानवरों पर ही नहीं है, ये बाकी लोकल रूलर्स वगैरह इन सारी चीज़ों पर भी बातें करता है। तो इसी वजह से जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस स्टोरी टेलर। यानी आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध कथा पत्र था। इसका कहने का मतलब ये है कि आर्यभट्ट की हमें ऑक्यूपेशन बता रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। आर्यभट्ट पे अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन करा था और ये कुछ इसी प्रकार किया था कि इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स यानी वैज्ञानिक व्याख्याता विकसित करी थी। और चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ी थी वो बस आप देखते रहिएगा। आर्यभट्ट को नाम को लेकर के वो कोई स्टोरी टेलर नहीं था, वो कोई पोइट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट हुआ करता था जिन्होंने साइंस की जो संरचना है इक्लिप्स को मद्देनज़र रखते हुए करा था। इसी के बाद ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द भगवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ रामायणा। भगवत गीता का रामायणा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। और एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 इस चीज़ को हम देख सकते हैं। दूरदर्शन हर लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड में और ये बता सकता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट अगर आप सभी के मन में आता है तो उसको पूछते जाइएगा। मैं तो इवन ये कहता हूँ हैशटैग कहीं ना कहीं का तो यूज़ इतना ज़्यादा करिए। मेरे फ़ैन पेजेस बन रहे हैं, ये काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट की बातें हैं। और उसी के बाद देखिए डाउट अगर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट पर लिखिए ताकि मैं अगले क्लास में
किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक के बारे में आपने पूछा हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे चीज़ों को कैसे हम आगे लेकर के जाएं, कुछ भी पूछिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि मेरे पास इतने सारे डाउट्स हो कि आप लोगों के ही डाउट सॉल्व करने के लिए मैं आऊँ यहाँ पर। अब अगर थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं तो जो हैशटैग है, कहीं ना कहीं मज़ा आ गया, क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, और जितने हमारे जो क्वेश्चंस उभर करके आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे फैक्ट्स की बातें हों, चाहे आपका कंसीडर द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता हो, तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पे पूछी जाती हैं। मेनली इन्हीं तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और इसी के बाद देखा गया था कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। हमेशा से मैंने हिस्ट्री को एक सिग्निफिकेंस के तौर पे आप सभी के सामने रखा था। जिस हिसाब से सिग्निफिकेंस का जो इम्पोर्टेंस है हर एक टॉपिक में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान करके चलिए आपको सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं पता होगा तो आप चीज़ों को आगे लेकर के नहीं जा सकेंगे। ये रहा आप लोगों के लिए सरप्राइज़। और जिन लोगों ने कमेंट करा था लास्ट वीडियो में कि सर एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ा है, एक बार प्लीज़ बताइए उसका क्या सॉल्यूशन है, तो काफ़ी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 23 नवंबर से हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच एक बार फिर से स्टार्ट होने वाला है, और इसको ओजांग सर ही करवाएंगे। इसी के बाद देखा गया है रजिस्ट्रेशन चालू है इसका, जल्दी से जल्दी इसको इनरोल करिए। इनरोल करने का फ़ायदा आप सभी को पता ही है कि अगर सर हैं आप सभी के साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। फिर उसके बाद देखा गया कि जो एनसीईआरटी का जो डाउट है, अब मेरे सामने एनसीईआरटी को लेकर के कि सर एनसीईआरटी कैसे कवर करना चाहिए, कैसे सारी चीज़ों को आराम से लेकर के जाना चाहिए, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है एनसीईआरटी आंदोलन बैच। इसको ज्वाइन करिए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चलेंगी, और इवन रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो उसका जो परिणाम है, हम लोग बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सारी चीज़ों को करके दिखाते हैं। इसी के बाद हमारा एक कॉन्सेप्टर ईएमआई बैच स्टार्ट होने वाला है। ये मंथली ईएमआई बैच होगा, और इसी का जो फीस है वो कुछ इस प्रकार है। इन सारी चीज़ों का आप सभी को इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8750711100, या फिर लास्ट में 2233 या फिर 44। कोई भी डाउट हो, किसी से भी रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, उस नंबर पे कॉल करिए। क्या पता जो आपके डाउट हैं यहाँ बैठे जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाएँ, और जिस हिसाब से जो आपकी तैयारी है उसमें कोई भी रुकावट ना आ पाए। इसी के साथ मैं आप सभी से आज का शुभ विचार शेयर करना चाहूँगा, वो कुछ इस प्रकार का है। नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, इन योर विजन और इन योरसेल्फ। इसके कहने का मतलब देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट लाइन लेकर के आज सभी के सामने मैं आया हूँ, और इसके पीछे रीज़न भी है। क्योंकि देखिए आप सभी ने जेके रॉलिंग का नाम सुना होगा, और आप सभी की जो उम्र है वो 21, 22, 23 या फिर इतने की ही आसपास होगी। कुछ इनसे बड़े होंगे, कुछ इनसे छोटे होंगे। तो 23 साल की उम्र में जो जेके रॉलिंग हुआ करती थी वो टूट गई थी, और चीज़ों को आगे कैसे लेकर के जाना है इन्हें बिल्कुल नहीं पता था। वहीं हम अगर जेफ बेजोस की बातें करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बर्गर खा रहा था, और उसको चीज़ें नहीं पता थी किस तरह से चीज़ें आगे लेकर के जानी है। उसी के बाद वॉल्ट डिज्नी की अगर मैं बातें करूं, ये सब जो फेमस लोग उभर करके आए थे, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे, अपने सपनों पे विश्वास किया था। लोग क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, सिर्फ अपनी मेहनत पर ये विश्वास किया करते थे। तो वॉल्ट डिज्नी की बातें करूं तो ये डेप्ट में चला गया था, ये कर्ज में चला गया था, कैसे चीज़ों को आगे लेकर के जाना है ये भूल चुका था। बस इसको ये था कि हमेशा इसको बस अपने सपनों पे ध्यान रख देना है। और इवन इनके अलावा जितने भी लोगों की मैं बातें करूं, इवन आप लोगों की मैं बातें करूं जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इन लोगों, आप लोगों ने या फिर हम लोगों ने अपना सारा चीज़ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे आ रहे हैं। समाज क्या ही कहे, कितनी बुरी बातें कहता है, लेकिन हमें उस पे, उन सारी बातों को अपने तैयारी पे, अपने सपनों पे फ़र्क नहीं डालना है, और इसी का नतीजा होगा कि आपका एक दिन ये क्लियर होगा। मैंने आपसे हमेशा यही कहता आ रहा हूँ, आज खराब हो सकता है, कल खराब हो सकता है, लेकिन परसों ऐसा वक्त आएगा कि वो उन सारी चीज़ों को भर करके चला जाएगा। जो लोग आज कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तैयारी वैयारी में कुछ नहीं रखा है, बिजनेस वगैरह, जॉब वगैरह करो, उन सब के मुंह पे एक काफ़ी अच्छा तमाचा लग जाएगा जब आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा जब आपका जो विश्वास है वो खुद पे होगा, जब आपका जो विज़न है वो पूरा क्लियर करने का होगा। पूरा क्लियर कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेपर क्लियर करे और आगे का हमें पता नहीं है। इवन हमें इंटरव्यूअर से ज़्यादा खुद को पता होना चाहिए कि हम यूपीएससी क्यों क्लियर करने वाले हैं।
उसी के साथ देखा गया था चीज़ें आज के बारे में मत सोचिए। आज लैंग्वेज पे बातें चल रही हैं, इनमें देखिए आधा से ज़्यादा टाइम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाना है। दिसंबर जनवरी तक का टाइम इसी इश्यूज़ में चला जाएगा कि लैंग्वेज कौन सा रखें। उसके बाद जो हमारे पेपर का जो डेट है वो भी आ चुका है अगले साल का। तो जो भी मीडियम रखिए, जो भी भाषा रखिए, उसको इतना अच्छा कर लीजिए कि और कोई जो भी लोग होंगे वो आपसे कम्पिटिट कर ही ना पाए। इन सब का यही एकमात्र सॉल्यूशन यही है, खुद पे विश्वास करिए, खुद की मेहनत पे विश्वास करिए। और तब तक मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मेरे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए एंड थैंक यू ऑल। मेरे और भी ज़्यादा फ़ैन पेजेस बन रहे हैं, ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कमेंट करिए, इतने कमेंट भर दीजिए कि अगले क्लास में मैं आ करके आप सभी को आपके ही डाउट सॉल्व करवाते करवाते मेरा टाइम निकल जाए। ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि आपकी तरफ से भी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी चलेंगी और आपकी पढ़ाई में 1% बाधा नहीं आएगी। छोटी सी भी कन्फ्यूज़न हो उसको लिखिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करिए। अगर किसी कोर्स को अगर आपको जांचना है किस हिसाब का कोर्स है, कब एडमिशन रजिस्ट्रेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी में नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ये मैं हमेशा कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में लोग आजकल बहुत हैं घूमने वाले घुमाने वाले, उनके चक्कर में मत रहिए। चीज़ों को बस अपने हिसाब से लेकर के चलिए और आप बस अपने सपनों पर विश्वास करिए। यही जो आपके सपने हैं कल होके आपको एक काफ़ी ऊँचे ओहदे पर लेकर के जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।